स्पाइनल फ्रैक्चर्स को हील होने में कितना टाइम लगता है? रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर एक सीरियस मसला है। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए तो कभी कभी पेशेंट को सीरियस सिम्टम्स जैसे पैरालिसिस, ब्लैडर बॉवल इंजरी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये सवाल जहन में उठता है, यदि हमारे किसी क्लोज्ड वन को या हमको खुद स्पाइन फ्रैक्चर हो तो उसकी हीलिंग कैसे होगी, कितनी होगी? तो आइए इस पर बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो बॉडी है वो रीढ़ की हड्डी को हील करती है। स्पाइन फ्रैक्चर्स कई तरीके के होते हैं। एक स्टेबल स्पाइन फ्रैक्चर होता है, एक बर्स्ट फ्रैक्चर होता है, एक चांस फ्रैक्चर होता है और एक बेसिकली डिसलोकेशन होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो स्टेबल स्पाइन फ्रैक्चर्स हैं ये बहुत जल्दी हील करते हैं। ये किसी चोट के कारण जनरली स्पाइन में हो गए होते हैं और इनकी हीलिंग फास्ट होती है। जैसे कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल कंप्रेशन हो जाए गिरने की वजह से या किसी और वजह से। इनकी हीलिंग जो है टाइम है वो जनरली 3 से 6 हफ्ते तक होता है। पेशेंट 6 हफ्ते में मोबिलाइज होने लगता है और 90% चांसेस में हम लोग इन पेशेंट्स को सर्जरी नहीं बताते। हम लोग बोलते हैं कि दवाई से आप ठीक हो सकते हैं। बर्स्ट फ्रैक्चर में अगर नर्व कंप्रेशन हो गया है तो ऐसे केसेस में सर्जरी की जाती है और इनका जो हीलिंग टाइम है वो अमूमन 3 महीने से लेके 5 महीने या कभी कभी 6 महीने तक होता है। इसके बाद अगले फ्रैक्चर्स जो आते हैं वो होते हैं चांस फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस। ये दोनों तरह में से अगर कोई भी फ्रैक्चर आपको है जिसमें फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी अगर हो गई है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल है, आगे चली गई है, उसका फेसेट या फिर जो उसका जॉइंट है वो टूट के आगे सरक गया है, ऐसे केस में सर्जरी मस्ट है और इसकी हीलिंग 3 से 6 महीने तक होती है और कभी कभी 9 महीने तक चलती है। अब दोस्तों ये सारे वो फ्रैक्चर्स हैं जो ट्रॉमा की वजह से हुए हैं, मतलब चोट लगने की वजह से। इनका मूल कारण चोट थी। आपको कोई चोट लगी तो ये 4 तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं जो मैंने बताए। एक स्टेबल फ्रैक्चर जो दवाइयों से ठीक होता है, बर्स्ट फ्रैक्चर जो ज़्यादातर दवाइयों से कभी कभी सर्जरी से ठीक होता है, फिर उसके बाद आता है चांस फ्रैक्चर और लास्ट में आता है डिसलोकेशन। जो लास्ट के दोनों हैं चांस फ्रैक्चर और फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इनमें जनरली सर्जरी रेकमेंड की जाती है। इसके बाद एक और सिस्टम है जिनको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। एक अलग श्रेणी है फ्रैक्चर्स की। इसमें फ्रैक्चर हुआ तो रीढ़ की हड्डी में, जो मूल कारण था फ्रैक्चर का वो चोट नहीं, वो कुछ और था। जैसे कि अगर बाहरी रूप से चोट लगे तो इंजरी हुई, बट अगर अंदरूनी रूप से कोई दिक्कत हो जाए रीढ़ की हड्डी में तो भी फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे कि अगर रीढ़ की हड्डी में कोई संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाए। कई सारे इन्फेक्शंस रीढ़ की हड्डी में हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन इन्फेक्शन है, टीबी जिसे रीढ़ की हड्डी की कहते हैं, या फिर पॉट्स स्पाइन या केरीज स्पाइन कहा जाता है इसको। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो स्पाइन में आ जाएं और इन्फेक्शन करें। अब इन्फेक्शन के केस में सर्जरी हमेशा मैंडेटरी नहीं होती। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको टीबी स्पाइन या कोई इन्फेक्शन स्पाइन हुआ है तो बहुत जोर का दर्द पेशेंट को होता है। सर्जरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जांच मेरे हिसाब से अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको जो इन्फेक्शन है वो कौन सा है तो इलाज तो हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग एक छोटी सी जांच करते हैं जिसमें जनरली एक टांके से होल बनाते हैं स्पाइन में और एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ से निकाल लेते हैं और उस टुकड़े को निकाल के प्रयोगशाला में या फिर लैबोरेटरी में भेजा जाता है और उस टुकड़े से को प्रयोगशाला में रख के बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे। बहुत सारे तरह की जांच उस पर की जाती हैं, जैसे कि टीबी जीन एक्सपर्ट, टीबी कल्चर, एरोबिक कल्चर, ग्राम स्टेन, AFB स्टेन, ऐसी दुनिया भर की जांचें उस पर की जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो इन्फेक्शन हुआ है
ये कौन सा है। और जब ये पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कौन सा है तो उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक या अलग अलग दवाइयाँ डाल के देखा जाता है, जिससे ये पता लगता है कि कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा कारगर है, कौन सी दवाई से जब हमने लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में डालकर देखा तो कीटाणु सबसे ज़्यादा मरा। जो सबसे ज़्यादा कारगर दवाई होती है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और इस प्रोसेस को कहते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी या फिर कल्चर सेंसिटिविटी, कि जो अंदर से कीटाणु निकाला गया उसको लैब में हम लोगों ने ग्रो करके देखा और उसको अलग अलग जगह अलग अलग एंटीबायोटिक दी गई। फिर ये पता लगाया गया कि कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा मारक क्षमता दिखा रही है उस कीटाणु के विरुद्ध। तो जो भी एंटीबायोटिक ऐसी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगी और उसी समय शरीर के लिए सबसे कम हानिकारक होगी, वह एंटीबायोटिक हम देना पसंद करते हैं अपने मरीज को। जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सबसे सिंपल एंटीबायोटिक जो कि सबसे ज़्यादा कार्यरत हो। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत खराब एंटीबायोटिक जो कि बहुत शक्तिशाली तो है बट शरीर को भी नुकसान करती है, वही एंटीबायोटिक कारक हो पा रही है। बाकी जो जीवाणु है वो इतना सशक्त हो गया है कि वो रेजिस्टेंस कर रहा है और एंटीबायोटिक को ही तोड़ दे रहा है उल्टा। तो ऐसे केस में हमें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं और पेशेंट को किडनी डॉक्टर और कभी कभी लीवर डॉक्टर की नज़र में रखा जाता है। कंटिन्यूसली टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर पेशेंट का टीबी आ जाता है तो लंबे समय तक दवाई चलती है। ज़्यादातर केसेस में अगर आपको फ्रैक्चर नहीं हो गया है या आपको अत्यधिक दर्द नहीं हो रहा जो कि दवाइयों से और एंटीबायोटिक को कुछ हफ्ते देने से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब तक हम सर्जरी रेकमेंड नहीं करते। कभी कभी मतलब अगर सर्जरी रेकमेंड नहीं करने से मेरा मतलब है कि कोई फिक्सेशन या स्क्रू पेज की सर्जरी रेकमेंड नहीं करते। बहुत बार इसका सिंपल इलाज एंडोस्कोपी से हो सकता है, जिसमें आप ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी से अंदर जाके सफाई भी कर देते हो, अंदर का सैंपल भी निकाल देते हो। और अगर बहुत ही छोटी दिक्कत है तो हम कभी कभी एंडोस्कोपी करके छोटी सर्जरी एक टाँके वाली भी नहीं करते, सिर्फ सैंपल निकाल के उसको प्रयोगशाला में भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर दवाइयाँ चलाते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ दिन का बेड रेस्ट पेशेंट को लेना पड़ता है, कुछ दिन के लिए बेल्ट मरीज को लगाना पड़ सकता है। पर यदि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया और फ्रैक्चर की स्थिति बनने लगी या फ्रैक्चर होके हड्डी टेढ़ी हो गई, कुब्बड़ बनने लगा या फ्रैक्चर की वजह से आप चल ही नहीं पा रहे, ऐसे केस में ऑपरेशन लगभग मैंडेटरी हो जाता है और फिर ऑपरेशन करके ही मरीज को सही इलाज या सही रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर डिटेल में सब कुछ चेक कर पाएँ और उसके लिए आप उनसे मिलें, आपकी सारी जांचें हो, डॉक्टर आपको समझें और फिर उसके बाद आप और वो दो सेम पेज पे आके डिसाइड करें कि इस केस में खाली जांच से काम हो जाएगा, जिसे कहते हैं टिश्यू बायोप्सी। इस केस में हमें इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि एंडोस्कोपिक डिब्राइडमेंट या फिर हमें सर्जरी में स्क्रू पेच लगाने की ज़रूरत है। बट जब तक फ्रैक्चर नहीं हुआ है, जब तक लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत नहीं आई है और वीकनेस नहीं हुई है, नस पे अत्यधिक दबाव नहीं हुआ है, तब तक बहुत ज़्यादा केसेस को एंडोस्कोपी से या फिर सिर्फ बायोप्सी से डील किया जा सकता है। अब कभी कभी कैंसर्स भी स्पाइन में होते हैं और उनसे भी फ्रैक्चर होता है, उसके लिए भी बायोप्सी ज़रूरी होती है। अगर हमें ये नहीं पता है कि कैंसर कहाँ से आ रहा है, कभी कभी पेट स्कैन भी करते हैं जिससे पता चले कि प्राइमरी लीजन या सबसे पहले कहाँ पे था। जैसे कई केसेस में प्रोस्टेट का कैंसर स्पाइन में स्प्रेड करता है, ओल्ड एज मेंस में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और उसके अलग अलग इलाज हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो मूल कारण वाली जिसमें कि चोट मेन कारण था, उसमें हीलिंग फास्ट होती है। पर अगर आपका मूल कारण चोट नहीं है, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हो गया है, जैसे कि कैल्शियम कम हो जाने की वजह से, तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा और धीरे धीरे हड्डी ठीक होती है। इसमें इंजेक्शंस भी चलते हैं, दवाइयाँ भी चलती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब ये सारी चीज़ें एक साथ की जाती हैं तो पेशेंट को अच्छा आराम मिलता है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पर इसमें ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि 6 हफ्ते बाद आपका दर्द कम हो जाएगा। कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है।
और डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको इन्फेक्शन है टीबी का तो साल सवा साल दवाई चलती है, डिपेंडिंग अपॉन योर टीबी एक्सपर्ट एंड द काइंड ऑफ स्टेन। मतलब कि जो टीबी आपको आया है वो नॉर्मल टीबी है, एमडीआर है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, टीडीआर है, क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड हुआ कि कितने दिन तक आपकी दवाई चलेगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं ध्यान दे पाए कि टीबी किस तरीके का है, अगर हमने अंदाजे से दवाई चलाई और आपको टीबी ऐसा था जो कि रेजिस्टेंट था, तो दवाई वो वेस्ट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता नहीं रहेगा कि जो टीबी से आपको नुकसान हुआ इतने दिन की दवाई खाने से, क्योंकि आपको किडनी लिवर पर इफेक्ट डाल रही है, वो भी हो जाएगा और फिर आपको बाद में जब आपका पता चलेगा कि टीबी कौन सा था, उसका इलाज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर इतने दिन तक नॉर्मल दवाई चलती रही टीबी की और आपको रेजिस्टेंट था, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि उस बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कंटिन्यूस बढ़ता गया। तो बायोप्सी मेरे हिसाब से एक ज़रूरी टूल है आज के युग में। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बायोप्सी की सुविधा नहीं है, स्पाइन डॉक्टर्स ही नहीं हैं और आप जा भी नहीं सकते, तो आप कुछ सेंटर्स पे एम्पेरिकल टीबी की दवाइयाँ भी ट्राई कर सकते हैं, पर बशर्ते आपको उसको 2-3 हफ्ते में ही बहुत अच्छा आराम आने लगे। अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, आपको फ्रैक्चर हो गया है, स्पाइन में काइफोसिस को दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पस है, तो ऐसे केस में बायोप्सी और कभी कभी पस ड्रेनेज किया जाता है। और पस को जो निकाला जाता है, चाहे सीटी गाइडेड बायोप्सी हो या स्पाइन सर्जन खुद करे, उस पस की जाँच बहुत ज़रूरी होती है और उसी से इलाज आगे बढ़ता है और जो रिकवरी है वो धीरे धीरे महीने और साल भर तक आती है। तो मैं आशा करता हूँ मैं ये बता पाया हूँ कि स्पाइन फ्रैक्चर्स किस किस तरीके के होते हैं, अगर ट्रॉमा की वजह से हुआ है तो कौन कौन से होते हैं, और अगर ट्रॉमा की वजह से नहीं हुआ है तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर आपको कोई ट्यूमर है उस वजह से हो सकता है। और उनमें जो रिकवरी है वो कंपैरेटिवली ट्रॉमा वाले फ्रैक्चर्स के मुकाबले स्लो होती है, क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी की हेल्थ कमज़ोर हुई, इसलिए वो अंदर से कमज़ोर हो गई, इसलिए वो टूट गई है। तो उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने में कभी कभी टाइम लग सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ बातें मेरी ऐसा लगा होगा कि मैं कुछ लाइट डाल पाया आपकी प्रॉब्लम पे। अगर ऐसा है या आपका कोई दोस्त है जो स्पाइन के फ्रैक्चर से जूझ रहा है, उसे ठीक हो रहा है, तो उससे वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब लोगों को जवाब दे पाऊँ। हालांकि कभी कभी असंभव लगता है क्योंकि आपका प्यार और आपके सवाल बहुत सारे हैं, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दे सकूँ दूंगा, या तो इन वीडियोस के माध्यम से या फिर आस्क डॉक्टर देवाशीष शर्मा सीरीज़ के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है और मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है आपके लिए और अच्छे वीडियोस हमेशा लेके आने के लिए।